हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की दुनिया में आपका फिर से एक बेहतरीन रूप से स्वागत करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है कोजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। आपको पता होगा कि हमने मिलिट्री कोजेज को देख चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी और जितने भी कोजेज थे जिनके कारण क्या हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857 देखने को मिला। उनमें से एक है पॉलिटिकल कोजेस, एक है सोशियो रिलीजियस कोजेस और एक इकोनॉमिक कोजेस। अगर हमने इनको बिल्कुल अगर डीप में डिस्कस कर लिया ना तो कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप बिलीव करिए कि आपको कहीं से किसी भी बुक से उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्पेशली कई बुकों से पढ़ के और उसके बाद में ये कंक्लूजन निकाल के लेके आया हूँ आप सबके लिए। तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। लाइक और शेयर भी कर देना भी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमने क्या देखा मिलिट्री कोजेस के अंदर। हमने क्या देखा कि जो तब्बू होते हैं, जो पिग होते हैं, जिनको तब्बू बोलते हैं मुस्लिम्स में, उनको वो बुलेट काटनी पड़ती थी। जो ग्रीस किया हुआ था वो पेपर हमने बताया था, तो उसको क्या करना पड़ता था, दांतों से काटना पड़ता था, जो कि क्या था, मुस्लिम धर्म के विरुद्ध था। उसी प्रकार से हिंदुओं के अंदर क्या होता था कि गाय के मांस का भी माना जाता था कि उसमें ग्रीस की जाती थी, तो उसके लिए भी क्या होता था कि हिंदू धर्म के विरुद्ध था। तो मिलिट्री कोजेज में तो ये जो चल रहा था, इश्यू चल रहा था। अब हम आते हैं पॉलिटिकल कोजेज। अब भाई साहब अंग्रेज थे ना, लालची हो गए थे। क्या हो गए थे? रेडी, बहुत ज़्यादा लालची हो गए थे। वो क्या करना चाहते थे कि यार ट्रेड तो कर ही रहे हैं कम से कम। अब क्या है कि इंडिया वाले पागल इंसान है, इनको तो कहीं भी पागल बनाया जा सकता है, फुद्दू बोलते हैं जिसको, वो बनाया जा सकता है। तो इनको फुद्दू बना देते हैं, चलो। और हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इंडिया के ऊपर राज करना है। तो राज करो भाई, जाओ। तो इन्होंने पॉलिटिकल कोजेज क्या अपनाए जो जिनके कारण रिवोल्ट हुआ। उनका पहला था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। भाई ये क्या करना चाहते थे, हर चीज़ को हड़पना चाहते थे यार। अनेक्सेशन की जो पॉलिसी थी इनकी बहुत ही खतरनाक वाली थी। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये जो बच्चे गोद लेते थे ना, कई ऐसे राजा और रानी थे जिनके क्या था कि संतान नहीं हुई थी, तो वो क्या करते थे कि किसी से बच्चा गोद ले लेते थे, और जो आने वाला उत्तराधिकारी होगा, सक्सेसर होगा उस जो प्रोविंस का है, तो उसका सक्सेसर जो होगा ना, वो कौन होगा, वो बच्चा होगा जो गोद ले रखा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब क्या करने वाले थे, अंग्रेजों ने क्या किया, दिमाग लगाया कि जिस भी राजा के संतान नहीं है वो क्या नहीं कर सकता, संतान को गोद नहीं ले सकता, बच्चे को गोद नहीं ले सकता। चलो गोद ले भी लिया, एक मोस्टर गोद ले भी लिया, तो गोद लेने के बाद वो जो बेटा है जो गोद लिया हुआ है वो उसका सक्सेसर नहीं बन सकता। वो सारा का सारा साम्राज्य जो कि प्रोविंस है वो किसके अंडर में आ जाएगा, वो सारा का सारा ब्रिटिश के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना पहला कोजेस। तो भाई दिक्कत हो गई थी किनको, जो रूलर्स थे उनको भी दिक्कत हो गई थी। दूसरी चीज सब्सिडरी अलायंस। इसके अंदर क्या था कि ये एक राजा के पास जाते थे, उसको बोलते थे कि भाई हम देख, तेरे को क्या है ना कि तुम्हारे जितने भी इंटरनल अफेयर्स होंगे, किसी दूसरे साथ राजा के साथ लड़ाई होगी, तो हमारी ब्रिटिश की आर्मी क्या करेगी, तुम्हारे यहाँ पर मतलब तुम्हें उससे सिक्योर करेगी दूसरे राजा से, ठीक है। और तुम हमारी इस मिलिट्री को रखो, इसको खाना पीना खिलाओ, सब कुछ तुम्हारा होगा, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे। बस ये काम था। और क्या करते थे, मित्रता बढ़ा रहे थे। अब इसके भी पीछे भी दो कारण थे। देखो, एक तो कोई मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो उसको अलग तरीके से अपना मनवाना है, लेकिन मनवाना है। तो मेन मकसद क्या था कि पॉलिटिकल अफेयर्स में क्या अड़ा रहे थे, अब अड़चन पैदा कर रहे थे, तकलीफें पैदा कर रहे थे किनके, जो कि रूलर्स थे, या फिर अपना जो पॉलिटिकल एरिया था उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। कौन? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखना, अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है, क्योंकि 1857 का युद्ध तो यार उसी के साथ होना है ना अपना, तो वही चल रहा है। अभी कोजेस देख रहे हैं, अभी युद्ध लड़ने नहीं गए, हम रणभूमि में आएंगे थोड़ी देर मेरे को। ये था पॉलिटिकल काजेस। इन दोनों पॉलिटिकल काजेस को काफी अच्छे से ध्यान रखना, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके बाद आते हैं अपन किस पे, सोशियो रिलीजियस कोजेस। अब सोशियो रिलीजियस कोजेस क्या है भाई, देखो, सोशियो का मतलब समाज, रिलीजियस का मतलब धर्म से जुड़ना है। तीसरी चीज कोजेस का, तो धर्म से जुड़ते हुए कारण। पहला क्या बता रखा है, क्रिश्चियन मिशनरीज। अब क्या कर दिया, भारत के अंदर धर्म वगैरह चल रहे थे भाई, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था, जैसा भी था हमारा जो भी था सब कुछ सही था।
भाई साहब क्या करके आए, ब्रिटिश आए और बोले कि हमें क्या है ना कि इनके ऊपर राज तो कर ही रहे हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स में तो पंगा ले ही है इनके, अब हम क्या करें कि हमारा जो शिक्षा है ना, हमारी जो शिक्षा है हम उसको क्या कर दें, उसका ज्ञान बांटना स्टार्ट कर दें। मतलब ज्ञान बांटना स्टार्ट कहाँ पर कर दिया, भारत के अंदर, कि इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज में आके। अब दिक्कत होगी भाई, तुम्हारे घर में आके कोई कुछ काम करने लग जाए तुमसे बिना पूछे, तुम्हें दिक्कत होगी। वही दिक्कत किनको हुई, भारत वालों को हुई। तो पहला कोशिश क्या था सोशियो रिलीजियस में, कि उन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो अपने धर्म का शिक्षा का प्रचार कर रहे थे, अपने धर्म का प्रचार ज्यादा कर रहे थे, जबकि हिंदुओं को मतलब समझ रहे हो ना आप कि आप हिंदुओं को क्या करना चाहते थे, बहकावे में लेना चाहते थे। दूसरी चीज सती प्रथा। देखो यार कैसी भी थी, प्रथा थी, परंपरा थी। हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत ही बेकार परंपरा थी, लेकिन इंडिया वालों को उस टाइम पे नहीं पता था कि ये बेकार है, नहीं है। उनको एक ट्रेडिशन फॉलो करवाया गया था कि तुम्हें यही करना होगा। जब किसी मतलब औरत का हस्बैंड मर जाता था, जब वो विडो हो जाती थी, तो उसे क्या करना पड़ता था, अपने हस्बैंड के साथ क्या करना पड़ता था, आग के अंदर जला दिया जाता था। ऐसी कुछ प्रथा थी, उसे कहते हैं सती प्रथा। अब उसको भी क्या किया इन्होंने, बैन किया सती प्रथा को भी। तो भी दिक्कत होगी भारतीयों को कि यार ऐसे बैन कैसे कर दिया तुम लोगों ने, हमारी प्रथा हम कुछ भी करो। तीसरी चीज विडो में रीमैरिज। अब भाई जो पहली बात तो इसको बंद तो किया ही किया, और विडो जो विधवा महिला है वो रीमैरिज भी कर सकती है, दोबारा शादी भी कर सकती है। देखो भाई साहब के काम देखो, मतलब अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं है, लेकिन उस टाइम लोगों का जो व्यू था वो थोड़ा सा क्या था, बैकवर्ड था, रूढ़िवादी था, जिसको हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव जो माइंडसेट था वो था। तीसरी चीज कलर डिस्क्रिमिनेशन। वो क्या करते थे कि जो जितने भी, आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा भी होगा कि जितने भी जो क्लरिकल पद होते थे, जो भी मतलब जितने भी हाई लेवल की जो भी ऑफिस में जितना भी कार्य होता था, ये जितने भी पद होते थे ना, इन पे किनको, सिर्फ जो व्हाइट पीपल्स थे या जो अमीर लोग थे उन्हीं को जाने दिया जाता था। तो कलर डिस्क्रिमिनेशन भी करते थे कि यार तुम लोग तो काले हो, या फिर तुम्हारा तो अलग ही है और हम अलग ही हैं, ऐसा कुछ करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, कलर डिस्क्रिमिनेशन। चौथी चीज वुमेन एजुकेशन। इन्होंने क्या किया, औरतों को पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। अब वुमेन एजुकेशन देखो, आज के प्रोस्पेक्टस से सोचोगे तो बहुत ही अच्छा काम किया था उन्होंने, लेकिन उस टाइम अगर आप अपने आप को रखो तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम महिलाओं को बिल्कुल भी क्या नहीं समझा जाता था। मतलब थोड़ा सा, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा जो भारत है स्टार्टिंग से ही कंजर्वेटिव था, महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था। स्टार्टिंग में से था ऐसा, सिंधु घाटी सभ्यता को देख लीजिए, बहुत ही कुछ अच्छा भी था, लेकिन बीच में से जो चलता आ रहा था ना कि महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ऐसा कुछ चला दिया था, ऐसी प्रथाएं चल रही थी। तो उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि वुमेन्स को भी क्या देना चाहिए, एजुकेशन के अंदर पूरा वो मिलना चाहिए, यार ये भी कुछ कर सकती है। और तो इन पे भी क्या था, भारत वालों को इन पे भी दिक्कत हो रही थी। ये भी एक रिवोल्ट का काज था सोशल। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856। अब भाई साहब ये देखो, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट क्या था। इस रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर था कि आप अपना धर्म बदल लो, आप अपना धर्म बदल लो। और अगर आपने धर्म बदल लिया, मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं हिंदू हूँ और मैं किसी दूसरे धर्म में जाना चाहता हूँ, तो जो पहले क्या होता था कि अगर हमने कोई धर्म बदल लिया तो हमें क्या नहीं मिलेगी, हमारी जो मतलब हमारा हिंदू धर्म से नाता टूट गया। मान लीजिए कि मेरा हिंदू धर्म से नाता टूट गया, मैंने जाके बौद्ध धर्म अपना लिया। अब अपना लिया तो मेरा क्या है कि मेरा ना तो मेरे माता पिता, ना मेरा घर, कोई मतलब सब कुछ छूट जाएगा मेरा। लेकिन इन्होंने क्या कहा, अगर आप ईसाई मतलब क्रिश्चियंस या फिर क्रिश्चियन मिशनरी अपनाते हो या फिर हमारा धर्म अपनाते हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपके पास जो पिताजी है उनकी जो एंसेस्ट्रल वो दी जाती है ना, जायदाद जिसको बोलते हो आप लोग, वो क्या मिलेगा, उनमें आपको पूरा पूरा हिस्सा मिलेगा। डन। ये था सोशियो इकोनॉमिक कोजेस। तो आप इनको ध्यान से रखना, सोशियो रिलीजियस कोजेस को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 6 कोजेस है, लिखोगे किसी भी आंसर के अंदर काफी अच्छा हो जाएगा यार। एक बार थोड़ा सा खुद लिख के देखना, आपको खुद को अंदर से फील होगा कि वास्तव में यार। और देखो कि मैं वैसे भी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग सभी वीडियोस को देखें और अच्छे से यार हर चीज़ का एनालिसिस मैंने अभी ऐसे के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप उसको देखिए, अच्छा लगेगा आपको कि किस प्रकार से ऐसे लिखते हैं। यूपीएससी यार कोई छोटी जॉब नहीं है, बहुत बड़ा है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग थोड़ा सा, मैं कुछ आपके इस जो जर्नी है इसके अंदर थोड़ा सा योगदान भी दे दूँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी।
तो उसके बाद है इकोनॉमिक कोजेस। इकोनॉमिक कोजेस में क्या देखते हैं, इकोनॉमिक कोजेस क्या था कि भाई आर्थिक रूप से भी प्रॉब्लम हो रही थी, वो आर्थिक रूप से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे समाज के अंदर। कैसे? सबसे पहली बात वो किसको परेशान कर रहे थे, पीजेंट को। पीजेंट कौन थे, अपने किसानों को। दूसरी चीज ट्रेडर्स, ट्रेडर्स को भी परेशान कर रहे थे। तीसरा आर्टिसियन, जो कलाकार थे उनको भी परेशान कर रहे थे। चौथा जमींदार, जमींदारों को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। सर कैसे? फीजेंट को तो भाई क्या करते थे, एक हाई लैंड रिवेन्यू लगा दिया फीजेंट के ऊपर। अब वो लैंड रिवेन्यू देने में क्या थे, फीजेंट तो बिल्कुल मतलब हालत ही खराब कर रखी थी इन्होंने फीजेंट्स की। तो रिवेन्यू कहाँ से चुकाएंगे? तो जैसे ये क्या करते थे, मनी लेंडर से क्या लेते थे, पैसे उधार लेते थे, और ऐसे ही कर्जे के अंदर ये दब जाते थे, और इनकी जो जमीन होती है, जो लैंड होती है, उसको भी क्या कर लिया जाता था, छीन लिया जाता था। इसके कारण इकोनॉमिक कोजेस तो होना ही था, और ये प्रॉब्लम फीजेंट्स के साथ थी। तो फीजेंट्स ने क्या कर दिया, रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर क्या कर लिया, पार्टिसिपेट कर लिया। समझ आया? तो दूसरे पे चलते हैं, ट्रेडर्स। ट्रेडर्स का क्या था, टैरिफ प्रॉब्लम थी कि अगर कोई इंसान जो कि ट्रेडर्स का हम कैसे ले सकते हैं कि अगर व्यापार कर रहे हो आप, अगर मतलब यूरोपियन ट्रेडर्स अगर व्यापार कर रहे हैं तो उनको क्या देना पड़ेगा, कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी चीज देखो, मार्केट के अंदर जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं उनकी जो यूरोपियन जो वस्तुएं वो ज्यादा आ रही हैं और इंडियन वस्तुएं कम आ रही हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता था ट्रेडर्स का रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर भाग लेने का, जो कि इकोनॉमिक, या ट्रेडर्स की तो हालत बेकार हो गई ना, क्योंकि उनकी जगह तो किसी और ने ले ली। तो ये थी। तीसरा था आर्टिसियन। अब आर्टिसियन बड़ा ही खतरनाक भाई, ये क्या थे आर्टिसियन? देखो मुगलों ने आर्टिसियन को बहुत ज्यादा सराहा है, मतलब सराहा का समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा वो किया है कि अपने उसके अंदर रखते थे, दरबार के अंदर रखते थे, उन्हें गिफ्ट वगैरह देते थे, बहुत कुछ देते थे। तो सभी राजा और लोग उनको क्या करते थे, गिफ्ट वगैरह देते थे। अब भाई इंडियन रूलर्स को इन्होंने परेशान कर रखा था कि इन्होंने उनका प्रोविंस छीन लिया था, जैसा कि हमने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स सब्सिडियरी अलायंस पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर। तो भाई साहब जब इनको तो कर ही दिया था इनका तो इलाज, तो इनको यहाँ से तो कुछ मिल ही नहीं रहा था गिफ्ट वगैरह। दूसरी चीज, मार्केट के अंदर भी यूरोपियन चीजें जो कि सस्ते दाम पे लेके आते थे, सस्ते दाम पर बना के सस्ते दाम पर बेचते थे, और इंडियंस थोड़ी महंगी होती थी, क्योंकि भाई उनके अंदर तो काम ये मशीनरी से बनती थी, ये हाथों से बनती थी। तो फाइन क्वालिटी की गुड्स और बिल्कुल चीप रेट के अंदर मिलती थी। कहाँ पर? जो यूरोपियन थिंग्स थी वो इंडिया की मार्केट में उतार दी थी, जिसके कारण बेचारे आर्टिसियंस की क्या हो गई थी, हालत खराब हो गई थी। तो इन्होंने भी क्या किया, रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर भाग ले लिया। चौथी चीज थी जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी वालों पे क्या, जमींदारों को क्या हो गया सर? जमींदारों को काम ये हो गया भाई साहब, देखो ये जमींदार क्या करते थे, इन्हीं से क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। अब टैक्स तो दे नहीं सकते बेचारे, वैसे हो गए। अब जैसे टैक्स नहीं दे सकते, अंग्रेजों ने इनको कहा कि कैसे जमींदार बने बैठे हो भाई तुम तुम्हारे गांव से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, कैसे जमींदार हो तुम? अब दिक्कत होगी। अब जमींदारों को भाई साहब मतलब ऐसी हालत हो गई थी जमींदारों की, कुत्ते की हालत पता है ना गांव के अंदर कैसे डोलता रहता है, ऐसी हालत हो गई थी। क्योंकि भाई साहब इनका मेन चीज क्या था, इज्जत। पहले से इज्जत बहुत कमाई थी जमींदारों की भाई साहब, गांव में इज्जत बहुत होती थी। लेकिन अब इज्जत तो इन्होंने खाक में मिला दी, अब ब्रिटिश ने खाक में मिला दी। अब क्या करें, बैठ गए हाथ धो के। तो ये सब काम कहाँ से होते थे, जमींदारों के ऊपर भी क्या कर दिया इन्होंने, वो तो जमींदार सोचे भाई रिवोल्ट में भाग लेना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा अंग्रेजों को, तो रिवोल्ट में इन्होंने भी भाग ले लिया। तो ये थे अपने सारे के सारे जो कोजेस थे रिवोल्ट ऑफ 1857 को, अपने काफी अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दो, और भाई आगे चलते रहना। अभी युद्ध लड़ना बाकी है, अभी हमने सिर्फ क्या किया है, कोजेस देखे कि क्यों युद्ध होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, युद्ध लड़ने जा रहे हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 होने वाला है। अब फेल होगा पास होगा वो सब हम आगे पढ़ेंगे, देखते रहिए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कर देना।